नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, सरकार झुकने को मजबूर मगर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकार ट्रैक्टर परेड रोकने पर तुली, किसान बोले रैली तो निकलेगी। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा बनाएंगे पार्टी, टीएमसी को हो सकता है नुकसान। अब मिर्जापुर हिंदुत्व ब्रिगेड के निशाने पर अमेजॉन को नोटिस। बाइडेन ने पलटे ट्रंप के कई फैसले, भारतीयों को राहत मिलेगी। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटी सी गुजारिशें हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि आप जानते हैं कि सत्यहिंदी.com पत्रकारों द्वारा संचालित संस्था है। ये ना तो कारपोरेट से विज्ञापन लेती है, न फंड लेती है और न ही सरकार से किसी तरह की मदद की उम्मीद रखती है। हम इसीलिए चाहते हैं कि आप हमारे सहयोग करें, आर्थिक संबल बने और ताकि सत्यहिंदी.com आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर सामग्री लाने में सक्षम हो सके। इसके लिए सत्यहिंदी.com की सदस्यता योजना है, उसको देख लीजिए। आप उसके ब्यौरे में जाइए और अपने लिए कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। इसके लिए लिंक इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन के साथ मौजूद है। दूसरी गुजारिश ये है कि सत्यहिंदी.com का ऐप अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है। तो निवेदन है कि ये दोनों काम आप फौरन कर डालें। और अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। आंदोलनकारी किसान संगठन सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और एक कमेटी बनाकर समाधान निकाला जाए। हालांकि सरकार का झुकना किसानों की एक बड़ी जीत है, क्योंकि सरकार तो शुरू में उनसे बात तक करने को तैयार नहीं थी। बुधवार को किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत में सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि वो कृषि कानूनों पर 1.5 से 2 साल तक रोक लगाने को तैयार है। जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू के मुताबिक सरकार ने कहा कि वह इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने को भी तैयार है। संधू ने बताया, एमएसपी के मसले पर सरकार ने कहा कि किसान संगठन उसे कमेटी बनाने दें और ये कमेटी ही इस बारे में फैसला लेगी। अब गेंद किसानों के पाले में है। किसानों के साथ समस्या ये है कि वे कानून वापसी के लिए आंदोलन कर रहे थे, जो कि अभी नहीं हो रही है। उन्हें डर है कि सरकार कहीं बाद में उन्हें धोखा न दे दे और देश भर में अभी आंदोलन का जो माहौल बना है वो दोबारा बन पाएगा या नहीं। उधर कुछ लोगों का कहना है कि सरकार पर केवल किसानों का ही नहीं, संघ का दबाव भी पड़ रहा है। दरअसल बीजेपी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर गहरी बेचैनी दिख रही है। सरकार के सामने चुनौती बन चुके किसान आंदोलन को लेकर संघ के सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने कहा है कि किसी भी आंदोलन का लंबा चलना ठीक नहीं है। जोशी संघ में मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर पर हैं। जोशी ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में किसानों के आंदोलन को लेकर कहा है कि यह संभव नहीं है कि किसी भी संगठन की सभी मांगों को मान लिया जाए। हालांकि ये प्रश्न भी उठाए जा रहे हैं कि क्या संघ की इतनी ताकत है कि वो मोदी शाह पर दबाव डाल सके। संभावनाएं जताई जा रही है कि 22 जनवरी को होने वाली 11वें दौर की बातचीत में किसान अपना रुख साफ करेंगे। तो जहां तक संघ के दबाव की बात है, आज का संघ मोदी शाह के युग में बहुत ही कहना चाहिए कमजोर संघ है। मोदी शाह की सत्ता इतनी मजबूत हो गई है कि वो जो चाहे फैसले ले सकती है, जैसे चाहे उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकती है। अलबत्ता ये जरूर है कि संघ को भी एक स्पेस दिया गया है ताकि उसकी मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे और भैया जी जोशी ने जो कुछ कहा है उसी के तहत कहा है। तो ये संघ को आप दरकिनार कर दीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि संघ दबाव डाल रहा है, लेकिन ये एक नूरा कुश्ती भी होती है जो लोगों को दिखाने के लिए होती है, अपने मतदाताओं को खुश करने की होती है। तो इस कथनी करनी और दो मुहेपन पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि अब ये आंदोलन किस मोड़ पे जा रहा है। सरकार बड़ी पैमाने पर झुकी है, मजबूर हो गई है कि 1.5 से 2 साल तक के लिए इन कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल दे और किसानों की एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि कहीं
सरकार बाद में पलट न जाए, ये खतरा किसानों को दिख रहा है। तो उन्हें बहुत सोच समझकर फैसले लेने पड़ेंगे। इसके अलावा उन्हें सरकार से ये रियायतें भी चाहिए कि किसान आंदोलन के दमन के लिए जो विभिन्न राज्य सरकारों ने किसानों पर मुकदमे थोप रखे हैं, बहुत सारे किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है, वो सारे वापस लिए जाएं, सारे खत्म किए जाएं। तो ये कुछ और मांगे उससे जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि 22 जनवरी की बैठक में, जो कि कल है, इस मसले पर बातचीत होगी और शायद बात बन जाए या बात बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं किसान और सरकार। अगली खबर का रुख करते हैं। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड को दिल्ली पुलिस हर हालत में रोकने पर आमादा है। रैली को लेकर दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस चाहती है कि किसानों की परेड दिल्ली के बाहर ही हो, जबकि किसान संगठन दिल्ली में परेड निकालने के पर अड़े हुए हैं। पुलिस किसानों को कुंडली मानेसर पलवल का एक्सप्रेस वे सुझा रही है, तो किसानों का कहना है कि वो अपनी ट्रैक्टर परेड आउटर रिंग रोड से निकालेंगे। बता दें कि आउटर रिंग रोड दिल्ली में कई जगहों से होकर गुजरता है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुए किसान नेता राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला कहते हैं कि हमने दिल्ली पुलिस को स्पष्ट कर दिया है कि ट्रैक्टर परेड दिल्ली में दाखिल होगी। कोई बैरिकेड किसानों के ट्रैक्टरों को नहीं रोक पाएगा। वो कहते हैं, हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस अपने आप ही बैरिकेड हटा देगी। हम ये जोर देकर कह रहे हैं कि किसानों ने दिल्ली में परेड निकालने का इरादा कर लिया है और कोई भी किसानों को रोक नहीं पाएगा। मालूम हो, 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की प्रस्तावित परेड के लिए हरियाणा और पंजाब के गांव-गांव में बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। तो किसानों की ट्रैक्टर परेड को नाहक ही, बेवजह ही केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने और दिल्ली पुलिस ने एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वो ट्रैक्टर रैली से शायद घबराए हुई हैं। उन्हें लगता है कि ट्रैक्टर रैली अगर निकलेगी तो जो उसका दृश्य बनेगा वो दुनिया भर में जाएगा और किसानों की ताकत का इजहार करेगा, और ये केंद्र सरकार के लिए थोड़ा पसोपेश वाली बात हो सकती है, धर्म संकट वाली स्थिति होती है, उसकी किरकिरी हो सकती है, छीछा लेदर हो सकती है। तो किसी भी तरह से ट्रैक्टर परेड को दिल्ली में नहीं होने देने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन किसानों ने बहुत साफ कर दिया है कि वो तो रैली निकालेंगे, परेड निकालेंगे, और इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर पंजाब और हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल ही रही हैं, और वो हमें 26 जनवरी को देखने को मिल सकती है, बशर्ते केंद्र सरकार कुछ और भी ज्यादा अतिवादी कदम उठाने पर आमादा न हो जाए। वो बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात कर सकती है, सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है और एक टकराव जैसी स्थिति को निर्मित कर सकती है। हालांकि अब जिस तरह से समझौते की दिशा में दोनों बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो नौबत आ सकती है। अलबत्ता ये है कि दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को अब ट्रैक्टर परेड को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए और इसे मंजूरी दे देनी जानी चाहिए। आउटर रिंग रोड से जो गणतंत्र दिवस की परेड है उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जनजीवन पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 26 जनवरी वैसे भी छुट्टी का दिन होता है। तो किसानों को एक प्रदर्शन जो वो लंबे समय से ऐलान करके तैयारियां करके आ रहे हैं उनको करने देना चाहिए। इसमें सरकार को अड़ियल रुख नहीं दिखाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने आगामी चुनाव में 8 दलों का मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे तृणमूल कांग्रेस का सरदर्द बढ़ना लाजमी है। लगभग 2200 मस्जिदों पर सीधे या परोक्ष नियंत्रण रखने वाले फुरफुरा शरीफ की मोर्चेबंदी से राज्य के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का मुसलमान वोट बिखरेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रेक्षकों का मानना है कि पीरजादा जिस भारतीय जनता पार्टी को देश का दुश्मन करार देते हैं, उनकी नई राजनीतिक मुहिम से पश्चिम बंगाल में आखिरकार उसी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। फुरफुरा शरीफ का प्रभाव हुगली के अलावा उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा और दिनाजपुर जिलों के मुसलमानों पर भी है। इन जिलों में लगभग 90 विधानसभा सीटें हैं, जहां मुसलमानों की तादाद 30% के आसपास है। इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस का अच्छा खासा असर है और वो सबसे बड़ी पार्टी है। तृणमूल के लिए पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाके के मुसलमान ही सबसे पक्के वोटर हैं, लेकिन फुरफुरा शरीफ के पीरजादा
अब उन्हें बिखेर सकते हैं। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की निगाह सिर्फ मुसलमान वोटरों पर ही नहीं है, दलितों और आदिवासियों पर है। इसीलिए वे अपनी पार्टी शुरू करने के बाद छोटी छोटी 8 पार्टियों को लेकर एक मोर्चा बनाना चाहते हैं। इस मोर्चे में ओवैसी की AIMIM भी होगी। उसके नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात भी की है। ये मोर्चा लगभग 90 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, जिसमें 40-45 सीटों पर पीरजादा की अपनी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। सवाल यह है कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की राजनीतिक अपील का क्या असर होगा। धार्मिक मामलों में लोग उनकी बात सुनते हैं, पर क्या वे वोट भी उनके कहने पर देंगे। जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना दिया गया है, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीतने का खेल, उसमें इस तरह के जो संगठन है, धार्मिक नेता है, चुनाव में कूद रहे हैं और पूरी चुनाव की फिजा को गंदला रहे हैं। अब ये फुरफुरा शरीफ के पीरजादा साहब जो कुछ करने जा रहे हैं, दरअसल वो मुसलमानों का हित नहीं साधेंगे, मुसलमानों की कोई भलाई नहीं करने जा रहे हैं। जिस तरह का वोट बांट बना रहे हैं, जिस तरह का मोर्चा, उससे वोटों का बंटवारा होगा और जाहिर है कि जिन्हें वो कमजोर करने की कोशिश में दिखते हैं, दरअसल उन्हें मजबूत करने में जुट जाएंगे। तो ओवैसी भी यही कर रहे हैं, पीरजादा भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एक विवाद का विषय हो सकता है कि पीरजादा का असर कुछ पड़ेगा क्या, या वो दूसरी पार्टियों के वोट काटने में सक्षम हैं, उनकी अपील इतनी है क्या। एक छोटा वर्ग तो हो सकता है जो धार्मिक आधार पर धर्मगुरुओं के आदेशों का पालन करता हो, लेकिन क्या बहुत बड़ा मतदाता वर्ग ऐसा है जो इससे प्रभावित होता हो, ये देखने की बात होगी। लेकिन माहौल इस तरह का बन गया है कि जिसमें इस तरह के संगठनों और इस तरह के नेताओं की बन आती है जो धार्मिक आधार पर खेल करना चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता हथियाने की कोशिश में रहते हैं। अगली खबर लेते हैं। वेब सीरीज तांडव का मामला अभी चल ही रहा है कि एक और वेब सीरीज पर विवाद गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज मिर्जापुर को लेकर अमेजॉन को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश के शहर मिर्जापुर के पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके शहर को गलत ढंग से दिखाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। मुंबई शहर से एक पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर गई है ताकि वो मामले की जांच कर सके। याचिकाकर्ता ने कहा कि वेब सीरीज में मिर्जापुर शहर को आतंक के गढ़ और गैर कानूनी गतिविधियों के केंद्र के रूप में दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने भी मिर्जापुर के निर्माता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसके पहले से ही वेब सीरीज तांडव पर विवाद चल रहा है। अदालत में दायर की याचिका में कहा गया है कि इस वेब सीरीज में लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इस पर काफी विवाद होने के बाद निर्माता ने कहा कि वो विवादास्पद दृश्यों को हटा देंगे और इसे नए ढंग से पेश किया जाएगा, लेकिन फिर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि हो सकता है कि अब सरकार डिजिटल मीडिया को सेंसर करने के बहाने ढूंढ रही हो और इसीलिए अब गड़े हुए मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। तो एक पूरा माहौल जो बना हुआ है कि किसी भी तरह की चीज को भावना आहत करने की राजनीति से जोड़ देना और आत्म प्रचार भी मिलता है। अरविंद चतुर्वेदी एक पत्रकार हैं, उनको प्रचार मिल गया राष्ट्रीय स्तर पर, वो एक याचिका लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। फिर उनके जैसे और उनकी सोच वाले हिंदुत्व वाली लाइन के बहुत सारे लोग हैं जो हर चैनल में, हर सीरियल में, वेब सीरीज में, विज्ञापन में इसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ढूंढकर और फिर प्रचार पाने की कोशिश करते हैं। उसका एक राजनीतिक फायदा भी होता है और एक निजी प्रचार का भी लाभ उठाया जाता है। तो एक जो हिंदुत्व के नाम पर जो गोलबंदी हो रही है, जो विषाक्त करने की कोशिश हो रही है वातावरण को, वो इसका वो हिस्सा है। अब बहुत सारे कहानियां बहुत सारे शहरों को लेकर दुनिया भर में बनती रही हैं। मुंबई को लेकर, कोलकाता को लेकर, दिल्ली को लेकर, शिकागो को लेकर, तमाम तरह के शहर हैं जहां पर इस तरह के माफिया, अपराध और तमाम तरह की घटनाएं होती रही हैं और उनको लेकर सीरीज बनती रही हैं, फिल्में बनती रही हैं। लेकिन हर शहर के लोगों की भावनाएं अगर इस तरह से आहत होने लगती तो फिर तो फिल्में बनाना और कोई भी रचनात्मक कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो माहौल रचना कर्म विरोधी बना दिया गया है और हर बात पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, एक तो ये इसका पक्ष है। दूसरा, सरकार कोशिश में है कि ये तमाम जो ऑनलाइन
कंटेंट है इसको कैसे वो अपनी सेंसरशिप के माथत ले ले, ताकि अपने हिसाब से उसको गाइड कर सके, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। तो अभी आईएनबी मिनिस्ट्री ने इसके अधिकार भी ले लिए हैं और अब इस तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं और खड़े करवाए जा रहे हैं, ताकि उनकी आधार पर उनकी आड़ लेकर अपना जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया जा सके। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण करते ही डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को पलटने के आदेश जारी कर दिए हैं। बाइडेन ने बुधवार को एक साथ कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इसमें जहां प्रवासियों को राहत दी गई है, वहीं करीब 13 देशों पर से यात्रा प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम बहुसंख्यक देश और अफ्रीकी मुल्क हैं। साथ ही मैक्सिको की सीमा पर बन रही दीवार के पैसों को भी, फंडिंग को भी रोक दिया गया है। इसके अलावा जो बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते पर में फिर से शामिल होने को हरी झंडी दे दी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के हटने की प्रक्रिया को भी रोक दिया है। बाइडेन ने कुल 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले बाइडेन की टीम ने कहा था कि इन आदेशों पर हस्ताक्षर ट्रंप द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई है। इन आदेशों पर हस्ताक्षर के बाद बाइडेन ने कहा है कि बर्बाद करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा, आने वाले दिनों और हफ्तों में राष्ट्रपति अतिरिक्त प्रशासनिक फैसलों की घोषणा करेंगे। तो जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि जो बाइडेन आते ही जो ट्रंप ने बहुत सारी गड़बड़ियां की है, बहुत सारा अव्यवस्था फैला दी है अपने व्यवहार से और बहुत सारे अपने फैसलों से, उनको वो उल्टेंगे, बदलेंगे और जो 4 साल पहले वाला अमेरिका था, जो ओबामा के राज में चल रहा था जिस ढंग से, शायद वहां ले जाने की कोशिश करेंगे। और ये जो भी निर्णय उन्होंने लिए हैं वो उसी की तरफ संकेत देते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की छवि को लेकर चिंतित हैं, घरेलू स्तर पर विभिन्न समुदायों को जोड़कर और साथ लेकर चलने को लेकर चिंतित हैं। और बाइडेन ने जिस तरह से गैर अमेरिकियों जो कि वहां काम कर रहे हैं उन पर दबाव डालने की कोशिश की, उनको बाहर निकालने की कोशिश की, और एक तरह से जैसे हिंदुस्तान में एनआरसी और सीएए के कानून के तहत एक खास समुदाय को टारगेट किया गया, वहां भी उन्होंने जो गैर गोरे थे उनको टारगेट करने की कोशिश की, तो उसको भी बाइडेन साहब ने रोक दिया है। तो ये अच्छे फैसले हैं, सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत ही संतुलित, बहुत ही परिपक्व ढंग से बाइडेन इन पूरे मामलों को हैंडल कर रहे हैं। अभी बिना उत्तेजित हुए, बिना आक्रामकता दिखाए उन्होंने ये प्रशासन का कार्यभार संभाल लिया है। आने वाले दिनों में अमेरिका किस तरह से आगे बढ़ता है ये देखने की बात होगी, क्योंकि अमेरिका ऐसा नहीं बदलेगा जिससे हम खुश हों। अमेरिका अमेरिका ही रहेगा और वो दुनिया में अपनी दादागिरी, अपना वर्चस्व कायम करने के से पीछे नहीं हटने वाला है। तो आप ये ना समझें कि बाइडेन के आने के बाद अमेरिका का चरित्र बदलने वाला है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो कम से कम ट्रंप युगीन अमेरिका से बेहतर अमेरिका हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो 2 गुजारिशें मैंने शुरू में की थी उन पर अमल भी करेंगे। इस सत्यहिंदी.com के ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होता हूं कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।